नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आजादी की 78वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भाषण देते हुए एक बार फिर से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो कानून धर्म के नाम पर बांटते हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूसीसी को लेकर चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि जो सिविल कोड को लेकर हम जी रहे हैं वो सचमुच में एक कम्युनल और भेदभाव पैदा करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जो कहा कि आज का दौर आधुनिक दौर है और ऐसे में समाज में धर्म के आधार पर बांटने वाले कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की मांग है कि देश में अब सेक्युलर सिविल कोड लागू होना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कोई भी योजनाओं को चुनाव के साथ जोड़ना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने बाद चुनाव होते हैं। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया जाता है, इसीलिए देश ने व्यापक चर्चा की है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार साझा किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए और संसाधनों को जन सामान्य के उपयोग में लगाया जा सकता है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। तो 2 अहम ऐलान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास मौके पर किए लाल किले की प्राचीर से, जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं, स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ आरएलडी प्रवक्ता है निशा चौधरी जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है चंचल यादव जी, हमारे साथ मोहम्मद आसिफ हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और निरंजन पोद्दार साहब हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत कर लेते हैं आसिफ जी के साथ। आसिफ जी, जैसे कि यूसीसी का जिक्र हुआ, यूसीसी लागू होना चाहिए और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक पूरे देश में कानून लागू नहीं होगा, समान कानून लागू नहीं होगा,
देश नहीं चल सकता। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, सबसे पहले तो देश के सत्ताधारी सेनानी को जिन्होंने कुर्बानियां दी, आज हम आज़ाद हैं, 78वां पर्व मना रहे हैं, उनको दिल से नमन। और उनको भी नमन जिन लोगों ने 52 साल तक इस तिरंगे को अपनाया नहीं था, हम उनको भी नमन करते। हमारे देश के नागरिक हैं, उनको कैसा क्या लगा तिरंगे के अंदर 52 साल लगे उसे अपनाने के लिए, उनको भी हार्दिक दिल से बहुत बहुत बधाई। अब आप बात करते हैं यूसीसी की। हमने देखा चुनाव के दौरान में उत्तराखंड सरकार तिरंगे को नहीं अपनाया जी, झंडा नहीं फहराया जी उन्होंने 52 साल तक, तो उसको यही कहेंगे क्या कि झंडा फहराना अगर मैं अपने घर पे नहीं फहरा रहा हूं तो मैं उसको मान कर रहा हूं। 52 साल लगे उस तिरंगा झंडे को अपनाने के लिए, अपने कार्यालय पे लगाने के लिए। आज वही लोग कहते हैं 1 हफ्ता तिरंगे के लिए। ये हमारी संविधान की ताकत है, जनता की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है। हमें उन कुर्बानियों को भूलना चाहिए जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी। ये देश सब लोगों को मालूम है, आज सत्ता में बैठे लोगों ने किस तरीके से हमारे सेनानियों की मुखबरियां करी और उनसे महीना बांध के पैसा लिया अंग्रेजों से। इसको भी देश नहीं भूला है, कभी भी ना भूलेगा। अब यूसीसी के लिए जिस तरीके से उत्तराखंड गवर्नमेंट लेके आई और लाने के बाद उन्होंने कहा यूसीसी लेके आए, इसके अंदर आदिवासी नहीं रहेंगे। पहले देश के प्रधानमंत्री बता दें जो उत्तराखंड वाला आया था सही था या गलत था, किस तरीके से उन्होंने पेश किया और एक आबादी को उन्होंने उससे बाहर रखा। तो इनकी मानसिकता दिखाती है किस तरीके से देश के अंदर एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए चुनाव होने जा रहा है। शायद इस महीने कुछ जगह डिक्लेयर हो जाए, देश के प्रधानमंत्री का एक साथ इलेक्शन होना चाहिए। अगर आप चाहते तो कश्मीर का चुनाव सितंबर से पहले जून में करा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव आपने जून में कराया कश्मीर के अंदर। महाराष्ट्र की आपकी सरकार थी, अब चुनाव होने जा रहा है। हरियाणा में आपकी सरकार थी, 3 जगह का चुनाव, ना खर्च होता ना कुछ होता और लोकसभा के साथ चुनाव निमट जाता। यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री की शाख भी सामने है और उनके बयान भी सामने है, कहते कुछ है करते कुछ है। जब उनकी बारी आती है तो भूल जाते हैं, अगर चाहते इस्तीफा दिलाकर चुनाव करा सकते थे वो लोग। ऐसा कई बार हुआ है कि सरकारों ने 6 महीने पहले इस्तीफा दिया और चुनाव में चले गए। यहाँ पे अगर खर्च बचाने की बात थी तो मोदी जी को ये खर्च बचाया जा सकता था। जो कितना खर्च होगा ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा, सारा बच जाता। और पैसा बचाने की बात प्रधानमंत्री करते हैं। जब बनारस के अंदर नॉमिनेशन भरने गए तो तमाम हिंदुस्तान के जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, चुनाव होने चाहिए। बिल्कुल, आप बात पूरी करिए। तमाम देश के मुख्यमंत्रियों को मंत्रियों एक बड़ा काफिला चार्टेड फ्लाई से बनारस जाता है। प्रधानमंत्री ताकत दिखाते हैं। वो ताकत का एहसास हमें जब हुआ कि इसलिए प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ रुपए देश की जनता के टैक्स के अपने नेताओं के ऊपर खर्च कराए, जो कहीं भी खर्च हो सकते थे, इस्तेमाल हो सकते थे। जब रिजल्ट आया तो प्रधानमंत्री 3 राउंड में पीछे रहे। ये ताकत बताती है देश की जनता की। प्रधानमंत्री को अपनी हार का डर था, इसीलिए टीवी चैनलों से ये खबर एक बार आने के बाद में प्रधानमंत्री पीछे चल रहे हैं। जब तक आगे नहीं हुए तमाम चैनलों को बोल दिया गया आप इस खबर को चलाएंगे नहीं। यही जनता की ताकत है, ये खूबसूरती है। देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी देश को बरगलाना चाहती है और देश को मालूम है हमें किन मुद्दों पे रहना है। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बिल्कुल, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। ऐसा कानून सरकार लेके, अपील करते सरकार से हम ऐसा कानून लेके आए जिससे लोग देशवासियों को बेरोजगारी से। ठीक है, हमारे साथ महेश वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी महेश जी में। और अभी आपने जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि तीसरा टर्म है चूंकि मोदी सरकार का, तो क्या हम ये माने कि 370 के बाद, राम मंदिर के बाद अब बारी यूसीसी की है? देखिए, यूसीसी से घबराहट और छटपटाहट या यूसीसी को लेकर जो है देश में एक भ्रम पैदा करना, और ये आपसे भी मैं अपील करूंगा कि अगर यूसीसी के ऊपर बहस हो और यूसीसी के बारे में जो है अपने दर्शकों को बताना चाहिए आपको कि मुद्दा ये है, इस मुद्दे के तहत जो है अगर ये कानून इस तरह का बनता है तो इसका नुकसान क्या इस्लाम को है, क्या मुसलमान को है, या मुसलमान नेताओं को है, या कांग्रेस को है, या जो कांग्रेस के नाम पर या मुसलमान के नाम पर जो हिंदुओं का कत्ल करने वाले लोग हैं इस देश में, हिंदुओं का हिंदू धर्म बात करने वाले लोग हैं, उनको है। इस प्रकार की जो चीज है उसको जो है समझना बहुत जरूरी है, और यही खूबसूरती है इस
महेश जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं आपका रुख करूंगी अभी, एक बार फिर से आपके पास पहुंचूंगी मैं। चंचल जी से ले लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया। चंचल जी, आपकी क्या राय, यूसीसी में क्या दिक्कत है? अगर देश में समान लागू हो जाता है, समान कानून, और अब तो ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, चूंकि आरोप लगते हैं कम्युनल वाले कि सेक्युलर सिविल कोड लाया जाए। देखिए, बीजेपी सबसे पहले तो मैं 15 अगस्त के इस जो है पावन पर्व पर पूरे देश को और आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। जो सबसे बड़ी बात है, बीजेपी हमेशा डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति पे काम करती है। अब देखिए, यूसीसी की आपने जहाँ तक बात करी, आप खुद सोचिए कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि हमारा विविधता में एकता वाला देश है। हमारे देश में जगह जगह पे पानी बदलता है, जगह जगह भाषा बदलती है। आप कैसे लागू कर सकते हो? इसके लिए सबसे बड़ी बहस होनी चाहिए, सबकी एक तरीके से सारे दलों की मीटिंग होनी चाहिए, सबसे चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने इसमें कहा भी है कि कहाँ चर्चा? आप अच्छा आप बताओ मुझे एक चीज, मोनिका जी बताइए आप, आज तक के प्रधानमंत्री जी के 10 से 11 साल के 10 साल के कार्यकाल में, 10.25 साल के कार्यकाल में, आप मुझे बताओ किसी भी मुद्दे पे चर्चा करी उन्होंने? चाहे नोटबंदी का मुद्दा रहा हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा रहा हो, चाहे जो भी मुद्दे रहे हो, देश के प्रमुख जो भी मुद्दे रहे हो, कभी चर्चा नहीं हुई? आपने अभी जम्मू कश्मीर के हमारे साथी ने बात करी, आप बताओ आर्टिकल 370 को लेकर के कभी कोई मुद्दा रहा क्या? आप अगर बात करें, अगर आप कह रहे हो कि एक देश एक कानून, अरे समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हो, तो बहुत सारे देशों, बहुत सारे प्रदेशों में हमारे बहुत सारी विविधताएं हैं। जैसे बहुत सारी जगह पे जैसे शादी विवाह को लेकर के है, बहुत सारी जगह पे रहन सहन को लेकर के है, बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा जिस तरीके से आर्टिकल 370 लागू है, बहुत सारी जगह पे आप वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते हो। तो इन सब चीजों को लेकर के बहुत बड़ा एक मुद्दा है ये। बेस मैंने बताया कि बस केवल बीजेपी ये चाहती है कि जो है हमेशा नफरत फैलाते रहो, हिंदू मुसलमान लोगों में बांटते रहो। आप बताओ, जो इतना खूबसूरत हमारा लोकतांत्रिक देश है, इसको जोड़ने की जरूरत है। और अगर आज हम देखें, लेकिन यूसीसी के तहत ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनसे दिक्कत हो सकती है, आपको क्या लगता है? बहुत हम कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो समझने की जरूरत है कि जो है हमारा संविधान हमें धार्मिक जो है प्रतिष्ठान, धार्मिक आजादी देता है। जो भी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई, हर वर्ग के लोगों को अपनी आजादी है। इस आजादी को यूसीसी जो है एक छीनने का एक तरीके से कह सकते हैं, जो बीजेपी लाना चाहती है। मैं ये चाहता हूं, आप मुझे बताओ, आप जो जिक्र कर रहे दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन, आप मोनिका जी 1951, 52, 57 और 62 में एक साथ चुनाव हुए देश में, लेकिन कई सारे राज्यों में जब सरकारें बीच बीच में जो है मतलब टूटती रही, जाती रही, और इस तरीके से अलग अलग चुनाव होने लगे, और आज के समय में अलग अलग चुनाव हो रहे हैं। लेकिन सरकार का प्रयास क्या है? जैसे कि हमारे साथी प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही, अगर आप चाहते तो कम से कम 3-4 राज्यों के चुनाव एक साथ करा सकते थे, लेकिन आपका तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आपको तो बस ये देखना है कैसे हम सत्ता में बने रहें, कैसे लोगों को भ्रमित करते रहें, कैसे लोगों को गुमराह करते रहें, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते रहें। आप मुझे बताओ, क्या ये संभव है? अगर मान लो आपने एक साथ चुनाव करा लिए, इनकेस कई राज्यों में वाले पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई, क्या करोगे इसमें? और जो आपका ऑपरेशन लोटस है, उसको आप वैधानिक तरीके से काम करना चाहते हो, हम उसके आधार पर सरकारों का जोड़ तोड़ करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे? आप बताइए। दूसरी चीज जो है मोनिका जी, एकदम मैं कह रहा हूं कि आज के समय में जो प्रमुख मुद्दे हमारे, सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है बेरोजगारी। आज के समय में किसानों की इतनी बड़ी समस्या है, आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है। आप इसी शहर में देख लो, आप जो बड़े बड़े शहर हमारे हैं, और उसमें गरीब आदमी अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है। इसके लिए चर्चा करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। हर घर तिरंगा की बात करते हो आप, हर घर नौकरी की बात कब करोगे आप? लोगों के हाथ में रोजगार नहीं होंगे तो फिर इस देश की स्थिति क्या होगी? ठीक है, लोग आज आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग बंट रहे हैं, इसको जोड़ने की जरूरत है। लेकिन बीजेपी ने पिछले 10 साल 11 साल के कार्यकाल में हमेशा केवल और केवल बांटने की राजनीति करी है। भाई को भाई से लड़ाया, जाति को जाति में लड़ाया, धर्म को धर्म में लड़ाने का काम करते हैं। ठीक है निरंजन जी, यूसीसी को सेक्युलर सिविल कोड बताया है, क्या ये माने कि विपक्ष को निशाने पर लेने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने? चूंकि सांप्रदायिकता के आरोप लगते रहे भारतीय जनता पार्टी पर, तो अब ये कहा जा रहा है कि संविधान के अनुरूप है और सबको समान कानून का पालन करना जरूरी होना चाहिए। इस देश की जो वो यही है, जो लोग संविधान की बात करते हैं वो विधान बता लगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर आप पढ़िएगा, उस संविधान की प्रस्तावना के अंदर ये है कि हम भारत के लोग न जाति के आधार पे, न के आधार पे, धर्म के आधार, न क्षेत्र के आधार, न भाषा के आधार पे हमारे सबके समान अधिकार है। तो उसके बाद मुझे एक बात बताइए, ऐसे क्या है कि इस देश का, मैं कई बार मोनिका जी इस बात को कहता हूँ कि भारत वाहिद देश है
कि जहाँ पे बहुसंख्यक समाज के बात कहता है कि हमें समान अधिकार देंगे, जबकि आप देखेंगे तो मेरे विषयों के अंदर लड़ाई बात की चलती है कि अल्पसंख्यक मानते हैं कि हमें समान अधिकार चाहिए। और यहाँ पे जिस तरीके से जब की बात करते हैं, किसी की बात करते हैं या आज तरीके से प्रधानमंत्री ने सेकुलर रिपोर्ट की बात करी है, तो ये इसको सांप्रदायिकता के ऊपर तो लेके जा रहे हैं। इसके अंदर एक बात बताइए, जाति भाव क्या, उस चीज से क्या मतलब है? ये तो जो हमारे तो संविधान निर्माता थे उन्होंने जिस तरीके से हमारे को संविधान के अवधारणा उसी के अंदर जो उसके बाद के जिसको कहते हैं कि सिस्टिक लर्निंग के चलते एक विशेष जिसको कहते हैं किसी एक समुदाय को विशेष वर्ग का दर्जा दे दिया गया, यानी कि आप इस देश के स्पेशल कैटेगरी में आते हो, तो उसको कम करने के लिए अगर कहा जाता है उसका अगर किसी एक व्यक्ति का तुष्टिकरण हो वो सांप्रदायिक का है या उनको समान अधिकार दिए गए, सबसे समान दायित्व रखे गए, वो स्टेटमेंट में आप स्वयं बताइए। रही बात कीजिए निश्चित से आपको बता रहा हूँ, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लाल किले से इस बात को उद्धृत किया है, ये किसी प्रधानमंत्री की मैंने जिंदगी में पहली बार को प्रधानमंत्री ऐसा देखा जिससे इतना बड़ा और इतना भाषण लाल किले की पार्टी से दिया, उसके बीचों को इस बात दिया कि भारत जो है अब जिस तरीके जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा था उसी स्पीड से आगे बढ़ेगा। आप लोग ये प्रयास लगा रहे थे कि ये 300 वाला मोदी थी, 240 वाला मोदी, लेकिन 240 वाला मोदी थी, उसके अंदर भी भार वोटिंग हुई है, उनका भी लक्ष्य हो हुई है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। जबकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की बात मोनिका जी कही, तो इस देश के अंदर रह करके इस देश का भला नहीं चाह रहे हैं, इस देश के दुश्मनों की तरह काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हम आज एक वैश्विक समस्या है, आज है आज के विश्व के अंदर समझती है, जिस तरीके से एक नई जिसको समस्या उत्पन्न हो रही है, चाहे हमारे पड़ोसी इनको भी आप देख लीजिए। ऐसी स्थिति अगर भारत के अंदर इस तरीके की राजनीति होगी जहाँ इसको कहते हैं धर्माने की या भटकाने की लड़ाने की जो कि तो निश्चित रूप से मोनिका जी वो देश कभी भी आप शांति करें कि उस देश का भगवान मालिक होता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज की जिस तरीके से हर बात के अंदर होती है, मुझे नहीं लगता कि ये राजनीति कहीं से कहीं तक देश के लिए या देश के अंदर रहने वाले नागरिकों के लिए या जिस समुदाय की बात उस समुदाय के लिए भी कोई बहुत भले का काम नहीं करती है। बदला मुझे एक बात बताइए कि जिन साल के अंदर सबसे पहले की छोटे की वो समुदाय आज देश के अंदर गरीबों से भी उनकी गई गुजरी हो गई, ऐसा हो गया कि आपने केवल उनकी बात की, उनके लिए किया कुछ नहीं, और आज भी आप उसी स्थिति में केवल और केवल एक भरमा करके या ये कहें कि भरमा करके पैदा करके आप अपनी राज्य की उन्नति करना चाहते हैं, तो ये कहीं से कहीं पर देश की हित में नहीं। चलिए महेश जी का रुख कर लेते हैं। महेश जी आपकी बात रह गई थी, अपनी बात जवाब रखिए, और साथ ही साथ जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है 52 साल लगे तिरंगे को अपनाने में और उसके बाद अब जाकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसका भी जवाब दे दीजिए। जी इसका जवाब देखिए, तिरंगा अपनाने की जो बात है, जो देश के विधि विधान और तिरंगा जो एक्ट जानते हैं शायद वो इस चीज को भूल जाते हैं। यही मैं सबसे बड़ी आज त्रासदी यही है कांग्रेस पार्टी और उनके प्रतिनिधि और उनके नेता, जिनको ना इस देश के भूगोल और इतिहास के बारे में मालूम है कि तिरंगा का फहराने का जो नियम कायदे हैं वो किस प्रकार से है, और उसमें बदलाव जो है जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद उस कानून में बदलाव लाया गया। उसके बाद जो है तिरंगा किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तरों पे भी कहीं दिखाई नहीं देता सॉरी। और आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, ट्रस्ट है, और उसके बारे में ये लोग जो जिस प्रकार का एक भ्रम फैलाते हैं। और सवाल यह है कि आज प्रधानमंत्री ने जो बात कही यूसीसी के ऊपर, प्रधानमंत्री जी ने संविधान का वास्ता दिया, सुप्रीम कोर्ट का वास्ता दिया, और ये संविधान की कसम खाने वाले नकली लोग किस प्रकार से आज देखिए माथा पीट रहे हैं। ये मुसलमानों के नाम पर इस देश में खून की नदी हिंदुओं का बहाते हैं, हिंदुओं को, हिंदू धर्म को अपमानित करते हैं। ये मुसलमान के नाम पर इस देश में संविधान की अवहेलना करते हैं, कहते हैं कि हम आरक्षण जो है मुसलमानों को सबसे पहले देंगे।
अपने न्याय पत्र में, अपने घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री कर्नाटक में वोट मांगते हैं, मैं बीच में असभ्य तरीके से मुसलमानों को देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कपड़ों से पहचानिए, देश के प्रधानमंत्री शीर्ष पद पे बैठे हुए। आसिफ जी अब बात रखिए, आप काउंटर कर लीजिएगा। आसिफ जी हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आसिफ जी बात रख ली, आप काउंटर कर लीजिएगा। ये कोई तरीका नहीं है। आसिफ जी में जो है छीन लिया जाएगा। आसिफ जी बात रख लिया, काउंटर कर लीजिएगा। सर कोई बोल नहीं पाएगा, समझ नहीं आएगा। कांग्रेस जो है देश के साथ फ्रॉड करे। नहीं, आप देश के प्रधानमंत्री किस तरीके देश को बदलाते हैं, फ्रॉड आसिफ जी ऐसे बात समझ नहीं आएगी, वो रख लिया, आप काउंटर कर लीजिएगा। मैं आ रही हूँ आपके पास। ये इस तरह से आसिफ जी मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं असभ्य व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं इस तरह से गंदे तरीके से मैं बात करूँ। मेरी जब बारी आएगी तो मैं बोलूंगा। आसिफ जी आप काउंटर कर लीजिएगा। सर ब्रेक का टाइम हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री कैसे बोल रहे थे होते हैं, उसको भी याद रखिए। इस तरह से आसिफ जी ब्रेक का टाइम हो जाएगा, उन्हें बोल लेने दीजिए, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। आप काउंटर कर लीजिएगा, आप काउंटर कर लीजिएगा। बोलिए, बात रखिए। मैं पूछना चाह रहा हूं कि आखिर में यूसीसी अगर लागू होता है इस देश में, संविधान का आर्टिकल 41 कहता है, स्पष्ट रूप से कहता है कि इस देश में विवाह, शादी, गोद, जमीन, जायदाद, ये सारी चीजें जो है एक सभी जाति संप्रदाय का एक होना चाहिए। क्या ऐसा करना इस्लाम में गुनाह है क्या, अपराध है क्या? ये बताना देश को, यूसीसी के नाम पर मुसलमानों में एक भय पैदा कर देना, मुसलमानों के अंदर एक जहर और उन्माद भर देना, उनसे दंगल फसाद कराने की कोशिश करना, ये देश के दुश्मन है, ये देश के हितैषी है। पहले ये तय होना चाहिए। आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि ये यूसीसी के विरोध करने वाले ये लोग हैं कौन। मुसलमानों को खुश करने का ये जो तौर तरीका अपनाते हैं वो असंवैधानिक है। किसी भी मुसलमान को आप देखिए कि इन्होंने आरक्षण का लालच दिया। आज जो मुसलमान 28% था आजादी के टाइम में मुख्य धारा में, आज 1.82 है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये लोग जिम्मेवार हैं, क्योंकि इन्होंने उसकी वोट ली, इन्होंने एक परिवार को स्थापित किया। मुसलमान कहते कहते मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं का खून बहाया। मुसलमान कहते कहते क्या बात कर रही हैं यादव ने ठीक है सर, हिंदू धर्म ठीक है महेश जी, आज भी देखिए इंडी गठबंधन का एक झूठ बोलने वाले महेश जी आपकी बात आ गई। जिस तरह से मुसलमानों का उपहास, मतलब हिंदुओं का उपहास बढ़ाने का काम ठीक है सर, ठीक है, और बाहर निकल नहीं पा रहे, यही इनकी मानसिकता है। इसी की लड़ाई लड़ी जा रही है, किस तरीके से देश को ठीक है सर, चर्चा बढ़ाएंगे आगे। ऊपर से नीचे तक। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, निशा जी का भी मैं रुक करूंगी, ब्रेक लेना होगा, एक ब्रेक लेना होगा सर, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। निशा चौधरी जी का रुख कर लेते, आरएलडी प्रवक्ता, उनकी बात नहीं आई थी। निशा जी, जिस तरह से कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि चूंकि जो अहम मुद्दे हैं वो नहीं उठाना चाहती सरकार, इसीलिए इस तरह के मुद्दों को हवा दी जा रही है, आपकी प्रतिक्रिया? मोनिका जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और जहाँ तक बात है कि सरकार इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाना चाहती या दूसरे मुद्दे नहीं उठाना चाहती, क्या पार्टी के सभी जो विपक्ष के हमारे प्रवक्ता, उनको नहीं लगता कि ये मुद्दा बहुत ही अहम है, जहां पर देश के हर नागरिक को एक समानता का अधिकार मिल जाए, चाहे वो किसी भी धर्म से है, किसी भी जाति से है, किसी भी लिंग के आधार पर उसमें भेदभाव ना रहे, तो इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है? मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री जी ने आज जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर से इस चीज का आह्वान किया है, पहले सुप्रीम कोर्ट भी इस पर चर्चा करने के लिए बोल चुके हैं, तो ये बहुत अहम मुद्दा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत अहम मुद्दे को उठाया है और हर नागरिक को, हर देशवासी को इसमें आगे आना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए और ये कानून जरूर बनना चाहिए, ताकि अगर आज मैं एक महिला होने के नाते ये बोलूं कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर हम भेदभाव करते हैं। आज महिलाएं कहती हैं कि हमें 33% आरक्षण, 50% आरक्षण क्यों मांगे? बराबर का अधिकार सभी को जब मिल जाएगा, ये यूसीसी कानून जब लागू हो जाएगा, तो महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए मांगने की जरूरत नहीं है, समानता का अधिकार सभी के लिए सेम हो जाएगा। तो ये कानून तो सबसे पहले आना चाहिए और इसके ऊपर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। ये बहुत अहम मुद्दा है हिंदुस्तान की जनता की भलाई के लिए और देश की सफलता और आगे की 2047 का जो उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया हुआ है कि हम
आकर के एक विकसित भारत का सपना जिस तरीके से देख रहे हैं, तो विकसित भारत बनाने का मतलब है सभी को समान अधिकार होने चाहिए। ये नहीं कि जाति धर्म के आधार पर हम अलग अलग तरीके से एक एक जाति और धर्म के लोगों को अलग अलग तरीके से कानूनों में बांटा जाए। इस कानून का तो सबसे ज्यादा फायदा होगा देश के हर नागरिक को। ठीक है आसिफ जी, आपकी बात। अब इसमें यह भी जरा बताइएगा कि चूंकि हम एक महिला के श्रीमुख से सुन रहे थे, निशा चौधरी जी खुद एक महिला है, तो उनका कहना है कि महिलाओं को बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जो अभी तक नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर यूसीसी आ जाएगा तो महिलाओं को भी समान अधिकार मिलेंगे। ऐसे में दिक्कत कहाँ पर है? मैं अपनी बहन से एक सवाल करूंगा। महिलाओं के लिए जो कानून बना हुआ है, उस कानून के तहत जब रेपिस्ट को उम्र कैद की सजा हो जाती है, क्या सरकार उसको जेल से बाहर ला सकती है उन लोगों को उनकी हत्या के बाद में, जो भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में किया? आप सहमत है इससे? क्या आप सहमत है उन लोगों से जिसको 10 बार पैरोल दी गई, जिन बेटियों ने बलात्कार के बाद में किस तरीके से ताकतवर आदमी के खिलाफ मुकदमा लड़ा और कोर्ट ने उसको सजा दी 10-10 साल की? एक केस में उसी को उम्र कैद की सजा हुई, उसको परसों 10वीं बार पैरोल मिलती है। आप उन बहनों के लिए सहमत? उन बहनों ने अपने लिए लड़ाई लड़ी, आप उनकी बहनों के साथ सहमत है? मैं भाई प्रवक्ता को एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जो चीज कानून में लिखी गई है, कानून के तरीके से न्यायालय जिस चीज का आदेश देता है उसको सरकार के से जोड़ा जाए, ये बिल्कुल गलत है। ये न्यायालय के, आप न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं, ये न्यायालय का फैसला है। ये न्यायालय का फैसला नहीं है, ये आप गलत कह रही हैं। मोनिका जी, आप मुझे बताइए, 10 साल की सजा, उम्र कैद की सजा दी है। गुजरात सरकार ने उन्हें रिलीज किया, वो दोबारा महिला बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से, सुनिए पहले, सुप्रीम कोर्ट से उनको दोबारा जेल भेजा गया। सरकार भारतीय जनता पार्टी ने जेल से बाहर निकाला उनको। भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के थे, आप उसी सरकार में शामिल है, इसलिए आप उस महिलाओं के अत्याचारों को आपको नजर नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी को डिफेंस कर रही है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। मैं एक महिला हूँ, महिलाओं पे होने वाले हर अत्याचार पर बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले कांग्रेसी सांसद बने, कांग्रेसी नेता मंत्री बने, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, हरकिशन लाल भगत, ये कौन लोग थे? मोनिका जी, सबसे पहले तो एक बात कहूं, एक महिला होने के नाते ये बिल्कुल बर्दाश्त किया जाएगा कि हम महिलाओं के साथ नहीं है। किसी भी महिला पर अत्याचार होता है तो उसका दुख हर महिला को होता है, तो समझ नहीं आएगा। सरकार ने बचाया है, हम ऐसे अत्याचारों के पक्ष में नहीं रह सकते कभी भी। देश की जनता इनसे क्यों नाराज थी? ऐसे लोग सत्ता में क्यों नहीं आते जो महिलाओं की तो बात करते हैं लेकिन महिलाओं के बलात्कारी को साथ में डालते हैं? हमारी बहन बेटियां इस तरीके जंतर मंतर बैठी रही और 10 कदम की दूरी पर प्रधानमंत्री का निवास था, पार्लियामेंट था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता, महिला विकास मंत्री, किसी की हिम्मत नहीं हुई उन बहनों के साथ खड़े होकर उनकी न्याय की लड़ाई लड़ सके। लेकिन क्या दिक्कत है मुझे समझ नहीं आ रहा। पार्टी के एमपी को जिसके ऊपर डिबेट का जो मेन है, मोनिका जी, यूसीसी से क्या परेशानी है? वो पहला शख्स हिंदुस्तान के अंदर जो जेल नहीं जाता, बचाता है, दबाव। मोनिका जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से अगर हमारी नागरिकता में कोई कराता है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। इस तरीके के बलात्कारी को संस्कारी बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलए। ये संस्कार देश को मुबारक नहीं, भारतीय जनता पार्टी और एलएसएस की सोच को मुबारक। देश लड़ रहा है और देश की लड़ाई इतनी बड़ी हो चुकी है, मोनिका जी, सिविल कोड पे बात हो रही थी। मोनिका जी, यूसीसी पे बात हो रही थी जो देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। किस तरीके से बहनों की बात करते हैं मोनिका जी? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो आह्वान किया है उस पर बात कीजिए। मुसलमान चुनाव है, चाहे पंचायत चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, हमारे देश में संविधान चलता है, लोकतंत्र चलता है, संविधान का राज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, इसी के ऊपर आवाज उठेगी। महिला होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में शामिल है, उनके अंदर हिम्मत नहीं है। दूसरे पर उंगलियां उठाने से क्या होगा? सदन में भी इसीलिए बहस नहीं करना चाहते, उस चीज को दबाना चाह रहे हैं। बहस करनी चाहिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है। ठीक है सर, एक दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा सर। के बाद जो है पाकिस्तान में मुसलमान जो यहाँ रहेंगे, पहले इनको शांत करिए, दूसरों को भी लेक्चर जा रहे हैं। तब सेकुलर संविधान को लेकर आपको ठीक है मनीष जी, जो यहाँ पर रहते हैं वो सब हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान में रहेंगे। नहीं सर, आप क्या करना चाहते हैं? मनीष जी ये जरूरी है।
महेश जी नहीं, हिंदुस्तानियों ने कुर्बानी जो यहाँ पे रह रहे हैं वो सब हिंदुस्तानी है। हम यहाँ यूसीसी पर बात कर रहे हैं। आप क्या सिर्फ दलाली कर रहे हैं? मैडम अगर अंग्रेजों की दलाली की आपने लोगों ने, जिनकी आप बात कर रहे हैं, आप उसको रोकिएगा नहीं, बोलने दीजिएगा उसका। हमने बोला तो वो व्यक्ति लगातार बोल रहे थे, उनको आपने न टोका न रोका न पूछा। ये कोई तरीका है डिबेट करने का? मैं 1 सेकंड नहीं बोलने दूंगा अगर वो इस तरह से डिबेट करेंगे तो। मैं आपको आपके दर्शकों को पहले कह रहा हूँ, बिल्कुल अगर वो मेरे बीच में बोलेंगे मैं 100 बार बोलूंगा। नहीं बोलेंगे सर, ठीक है, बोलेंगे तो बोलेंगे। कह रहा हूँ आसिफ जी ऐसे बात कैसे होगी? सब एक साथ बोलेंगे। ठीक है सर, ठीक करना जानता हूँ। महेश जी प्लीज, भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर आसिफ जी रुक जाइए ना, मालूम है बात कैसे होगी सर? राजस्थान भेज देते हैं, डिस्कशन कैसे होगा सभी लोग हैं सर? डिस्कशन कैसे होगा सर? आप दोनों ही चिल्लाते रहेंगे। चंचल जी अपनी बात रखिए। देखिए चिल्लाने वाली बात नहीं है मैडम। महेश जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए महेश जी, शांत। आप अपमान मत करिए, शांत हो जाइए। आप एक तो बुलाती हैं ऐसे लोगों को तो बीच में बोल के शांत हो जाइए महेश जी, शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए, आप शांत हो जाइए। चंचल जी बात रखिए। देखिए मोनिका जी, मैं बड़ी ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से पहले कुछ मंशा थी जो इन्होंने चाहते थे कि संविधान बदल करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। उनके सपनों पे तो पानी फिर गया। अब वो अलग तरीके से देश को बांटने की साजिश करने में लगातार काम कर रहे हैं। ये बताइए, मेरी बात सुन लीजिए मैडम, एक बात पहले आप अपनी बात भी रख लीजिएगा, हमारी बात का जवाब भी तो दीजिए। आसिफ जी ने नहीं है तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये बताइए उसमें अगर महिलाओं के कुछ हक की बात हो रही है जैसे कि विनिशा चौधरी जी ने जिक्र किया, तो उसमें दिक्कत कहाँ पर है? उसमें अगर कहीं दिक्कत हो तो उसका भी जिक्र कीजिए ना, तो चर्चा हो जाए। विनिशा चौधरी की बात आप कर रही हैं, अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ थी तो यूसीसी के विरोध में थी। तो ये लोग मौसम वैज्ञानिक लोग हैं, ये समय से पलटते रहते हैं, कल और कहीं चले जाएंगे, कल वहां चले जाएंगे। सुनिए, मैं उन बातों पे आना चाहता हूं। अभी आपने देखा होगा ये वही पार्टी है और जिसने बिल्किस बानो के बलात्कारियों का संस्कार सम्मान समारोह कराया। अभी ये बात कर रहे थे और ये आसाराम बापू के सुनो अरे चुप रहो आसाराम बापू चले चुप चुप रहो बीच में बोलो पहले, अरे चुप रहो पहले, सुनो भारतीय जनता पार्टी, अरे सुन लो वर्मा जी, इतना अगर बोले होते ना इतना, अरे सुन लो 1 मिनट आसिफ भाई रुकिए। वर्मा जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, सुन मेरी बात आ जाए तब आप जवाब मुझे दीजिएगा। आप इतना अगर चिल्लाए होते दोस्त अगर 69 शिक्षक भर्ती में, तो आप पिछड़ों से अन्याय नहीं हुआ होता। लेकिन आप लोग केवल बीजेपी में बैठे रहते हो और पिछड़ों के साथ अन्याय देखते रहते हो, हिम्मत भी नहीं है आपकी बोलने की। जिस दिन बोल लोगे जो पद वो भी चला जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप मुझे एक बात बताओ मोनिका जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप यूसीसी की बात कर रहे हो, अभी देखो ये बीजेपी के लोग हैं 13 पॉइंट रोस्टर ला करके, चाहे वो लेटरल एंट्री के माध्यम से ला करके आरक्षण के साथ लगातार जो है कुठाराघात कर रहे हैं। आपने देखा होगा इन्हीं के घटक दल की नेता है अनुप्रिया पटेल जी। सुनिए अनुप्रिया पटेल जी, सुन लो भैया, सुन लो आप, वर्मा जी सुन लो। इन अनुप्रिया पटेल जी ने कहा पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, एनएफएस लागू कर दिया जाता भर्तियों में, तब उसके बारे में आपकी बोलने की हिम्मत नहीं है। बीजेपी का पिछड़ा समाज का सुन लो, वर्मा जी सुन लो, मैं वही तो कह रहा हूं, आप समान संहिता की बात करो, लेकिन पहले जो मिला अधिकार उसको तो समान देने दो। उसमें तो आप पक्षपात करते हो, उसमें आप जाति देख करके काम करते हो, धर्म देख के काम करते हो, ठीक है संजय जी आपने जवाब दे दिया। नहीं मेरा जवाब आने दीजिए मैडम, बताइए ना, अभी ये ज्यादा बोल रहे थे, राइट टू रिप्लाई करने दीजिए। अरे भैया आ रही हूं मैं आपके पास, महेश जी मैं आपके पास आ रही हूं, टाइम तो दीजिए सर, आ रही हूं आपके पास। देखिए मोनिका जी, ये इनका चेहरा जनता के सामने आ गया है। इन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी से लेकर के सबको धोखा देने का काम किया, चाहे अयोध्या से लेकर के पूरे देश में इतनी प्रभु श्री रामचंद्र जी की सिटी सबके सामने। सुन लो भैया, सुन लो अब ये आप घमंड मत रहो। और आप जो है जो नरसंहार की बात कर रहे थे, बीजेपी से बड़ा नरसंहार करने वाली कोई पार्टी नहीं है। जगह जगह आप देखो 700 किसानों ने शहादत दी थी हिंदुस्तान के अंदर, तब तो आपके जो है घड़ियाली आंसू भी नहीं रोने आए आपको। चलिए पर निरंजन जी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं सर, वो भी बैठे हुए, वो भी डिबेट का हिस्सा है। निरंजन जी, इतना ज्वलंत मुद्दा है यूसीसी, निश्चित रूप से देखिए मोनिका जी, जिस तरीके से देश के अंदर जो कील कांटे थे वो पिछले 10 वर्षों के अंदर दूर होते आ रहे हैं। चाहे धारा 370 की बात करें कश्मीर के अंदर, चाहे राम मंदिर की बात करें, चाहे 3 तलाक की बात करें, या जो भी देश के अंदर एक जिसको कहते हैं विकार था, उस विकार की जगह सुधार शुरू हो गया। और कहीं ना कहीं आपके समझ लीजिए कुछ लोग जो इन चीजों को परिवर्तित नहीं होने, यानी एक रूढ़िवादिता के अंदर जो पड़े हुए हैं, वो आज उनको जब भी ऐसी बात बोलो तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकाल करके लाते हैं। कहीं का रोड़ा भानुमती ने जोड़ा बात महिला सम्मान की होती है। निधि जी आपको बात अलग अगर महिला सम्मान की होती है तो मुझे एक बात बताइए, कलकत्ता के अंदर इतना विभत्स कांड होता है,
उसके ऊपर जबान खुलने के अंदर 8 दिन लग जाते हैं। तो आप अरे राजनीतिक विशेषज्ञ महोदय, मणिपुर का भी नाम ले लो एक बार मणिपुर का भी नाम ले लो। आप देश के आप कलकत्ता की बात तो करो, मणिपुर भी नाम ले लो। हिंदुस्तान में जो कारगिल में सेवा देने वाले व्यक्ति की पत्नी के साथ घटना घटी, उसके बारे में बोल नहीं रहे हो, पक्षपातपूर्ण तरीके से बात कर रहे हैं मैडम। मोनिका जी, विडंबना देखिए, जो अभिव्यक्ति की आजादी के सबसे बड़े झंडा बरदार है, वो ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति टीवी के ऊपर आकर क्या बोलेगा ये हम डिसाइड करेंगे। ये लोग वो हैं जो कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, इसको जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, और यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक को कहते हैं तू फलानी चीज जो पीछे लगा रखा है, जो हम स्क्रिप्ट तुम्हें लिख करके देंगे उस स्क्रिप्ट पे तुम्हें बोलना है। यार कहाँ से लाते हो इतना दोहरा मापदंड? आपने अपनी बात रखी, मैं अपनी बात रखा हूँ। मेरी बात के बाद में अगर आपको मेरी कोई बात अप्रिय लगे, मेरी बात कोई झूठ लगे, मैं बस केवल आपको याद दिला रहा हूँ, राजनीतिक विशेषज्ञ बन के बैठे हैं तो कैसे बैठे मैं बताएं। लेकिन वास्तविकता ये है मोनिका जी कि मेरा मन भाया तो कुत्ता काट के खाया, कुछ भी बोलना। जिस तरीके से अभी महिला सम्मान के ऊपर बात कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर महिला उत्पीड़न का उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। नवाब सिंह यादव अभी क्या किया? आज भी मोहित खान जो है वहाँ अरे आसाराम बापू के चेले जब बांटो भाई मेरे, आप बताओ आसाराम बापू शक्ति लेने वाले हमको बात बताओगे? चिन्मयानंद स्वामी की जिस लड़की ने आरोप लगाया उसको जेल भेजने वाले आप लोग हो, आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो। करके सबके पास आ रही है। ठीक है निरंजन जी, किस तरीके से बात करते हैं ये जी मोनिका जी, मैं बात करूं? जी जल्दी पूरी कीजिए सर, 20 सेकंड में। जी तो कहने का तात्पर्य यही है मोनिका जी, वास्तविकता ये है कि इस देश की जो जड़वत समस्याएं हैं उनके ऊपर जब चर्चा होने लगती है तो पता नहीं कुछ लोगों को क्यों पेट में दर्द होता है। मैं तो बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि अगर इस देश को वैसे ही चलाना है जैसा ये देश 1960 में, बात यूसीसी की कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, गोवा के अंदर पिछले 50 वर्ष से यूसीसी है, क्या वहाँ मुसलमान नहीं रहते, वहाँ क्रिश्चियन नहीं रहते, वहाँ ईसाई नहीं रहते, वहाँ हिंदू नहीं रहते, बौद्ध नहीं रहते, कौन नहीं रहता वहाँ पे? किसका धर्म खतरे में आ गया गोवा के अंदर? एक नाम बताइए मेरे को। लेकिन वास्तविकता क्या है कि लोगों को बरगलाना है। जैसे ये कानून आया था, मेरे से कुछ सवाल दिलवा दीजिए। ठीक है, 10 सेकंड में पहले जवाब मैडम, एक सवाल मेरा इनसे सवाल है, राजनीतिक विशेषज्ञ में मेरा सवाल है, आप मुझे बता दो जो हिंदुस्तान के जो शंकराचार्य हैं सारे के सारे, आप मुझे बता दो एक भी ब्राह्मण के अलावा कोई हो सकता है क्या? क्या आप समान संहिता की बात करते हो? केवल सब के सब जो झांसेबाजी जुमलेबाजी है। आप मुझे बताओ है हिम्मत क्या करने की? आज आप जो राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे हो, आप बोल लो अगले दिन सोचो अब क्या होगा, एक बात नहीं बोल सकते हो आप। अगर हिम्मत है वर्मा जी आप बता दो, जो हमारे चारों शंकराचार्य हैं, मैं कहता हूं मत बनाओ ब्राह्मण को, बना दो किसी श्रीवास्तव को, बना दो किसी ठाकुर को, नहीं बना सकते आप। क्या बात करोगे? एक डबल स्टैंडर्ड आपका है। एक मिनट मोनिका जी, इन्होंने सवाल पूछा है यहाँ पे, आप बता दो अयोध्या में जो ट्रस्ट बना है उसमें कितने पिछड़े समाज के हैं? यहाँ पे बताओ। कहा जा रहा है कि मौलाना कौन बनेगा, कुरान कौन पढ़ाएगा, हदीस कौन पढ़ाएगा, यहाँ पे ये डिसाइड करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। क्यों नहीं कहा जा रहा है? आप बताओ ना, जब आपके समान सबको अधिकार देना चाहते दो ना। अज्ञानी व्यक्ति को आप लोग, अरे अज्ञानी तुम पहले बताओ के बारे में क्या बोलोगे? क्या पिछड़ों का अन्याय नहीं है? हम लोग जो है पहली बात तो आप कह देना होता है, खुद अपनी तारीफ कर रहे हो, क्या होता है? चैन पे आ जाते हैं। चंचल जी आराम से प्लीज थोड़ा दिखाई दे रही है, ये एक पढ़े लिखे विद्वान आदमी है। बना रखें प्लीज। आप सबसे मेरा निवेदन, इनको बोलिए ज्ञानी सबको बोल रहे हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है, हमें बोल रहा है प्लीज शांत हो जाइए। आपने अभी जो बोला समाजवादी प्रवक्ता ने, मोनिका जी एक बात को क्लियर कर दीजिए, जैसे महेश जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं फिर। इन्होंने कहा ना कि उधर चले जाते, उधर पहले अपने बारे में तो बताएं, दूसरों को सर्टिफिकेट बांटने से पहले ये पहले कांग्रेस के बारे में क्या कह रहे थे? अरे नीता बातें कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। नहीं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सपा प्रमुख जो है अभी पानी पी के भ्रष्टाचारी परेशान हो रहे हैं। अगर लोग ने ऐसा कर लिया तो क्योंकि लोग दिल के बगैर इनका अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब क्या बात करोगे आप? आप बताओ हो रही है, परेशान क्यों हो रहे हैं? आप दुखी क्योंकि उसके बगैर आपका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व खत्म हो गया है, आपका अस्तित्व खत्म हो गया है। आपका मैंने बताया, अरे
बिल्कुल बचा हुआ है, बचा है, खत्म कहानी है। आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप अपने अस्तित्व की चिंता कीजिए। आप जाकर के कभी किसी के साथ लगते हैं, कभी किसी के साथ लगते हैं, बात करते हैं दूसरे के बारे में। आप कल तक क्या कह रहे थे अपने सहयोगियों के बारे में, इसी कांग्रेस को कल तक क्या कह रहे थे? चंचल जी आज कहाँ बैठे हैं? निशा जी रुक जाइए, चलिए एक बार महेश जी, एक बार मुद्दे की बात सर, 1 मिनट महेश जी 20 सेकंड बोलिए, फिर आसिफ जी का नंबर है। बोलिए महेश जी। देखिए मेरा ये कहना है, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ आपको कि इस देश में जब विभाजन हुआ, विभाजन के उपरांत जो है जिनको ये मादरे वतन पसंद था, जो मातृभूमि इसको समझे हिंदुस्तान को, वो यहाँ रह गए। वो मुसलमान जो यहाँ रह गए उन्होंने वहां जाना पसंद नहीं किया। जिन्होंने इस्लाम मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, वो वहां नहीं गए। जब वो वहां नहीं गए तो एक आर्टिकल 41 का प्रोविजन हुआ। उस प्रोविजन के तहत जो है सबके लिए जो है समान नागरिक संहिता ये बनाया गया और इस संवैधानिक पीठ सुप्रीम कोर्ट ने 3 से 4 बार इस पे ऑर्डर दिया, आदेश दिया केंद्र सरकार को कि आप इस तरह के कानून बनाइए और कानून ले आइए। और यूसीसी में मैडम सिर्फ इतना है कि जो हमारी मुस्लिम बहन बेटियां हैं उनको जो है उनकी शादी ब्याह होता है, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, उनका अगर कोई तलाक होता है उसके बारे में एक कानूनी विधि विधान अपना लिया जाए। इसके अलावा गोद लेने की परंपरा है, संपत्ति में लड़कियों को हक देने की परंपरा है। ये सारी चीजें अगर कानून के तौर पे हो जाए, वक्त के लिए कानून बनेगा जो 100 साल पहले नहीं था। इसके लिए जब कानून बनेगा, इतनी सी बात को लेकर इसके वजह से ये पूरा मुसलमान इस देश में खतरे में पड़ गया, पूरा इस्लाम इस देश में खतरे में पड़ गया। अब दूसरी बात सुन लीजिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैडम 1 नेशन 1 इलेक्शन पे पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो आयोग बना उसकी रिपोर्ट आई 19,000 पेज की। ये फेडरल सिस्टम है। यहाँ ये श्रीमान जो ये मोहम्मद आशिफ है, ये वैसा नहीं है कि लालू यादव को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए रातों रात ऑर्डिनेंस और कानून बना दो। नरसंहार करने वालों को जो है, सिखों की बहन बेटियों का इज्जत लूटने वालों को, जिंदा जलाने वालों को आप सांसद और मंत्री बनाते थे। आप छोड़ दीजिए उन बातों को। मैं देखो मैं बोला नहीं हूँ, मुझे 20 सेकंड दिया गया है। आप सुन लीजिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ 1 नेशन 1 इलेक्शन मैडम 1 लाख करोड़ रुपया हर साल इलेक्शन पे इस देश का खर्चा होता है, लेकिन उस रिपोर्ट के हिसाब से मात्र 8,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा और उसमें लोकल बॉडीज का चुनाव है, उसमें स्टेट असेंबली का चुनाव है, उसमें लोकसभा का चुनाव है। और इन सारे चुनाव को अगर हम करा लेते हैं और हमारे देश को 90,000 करोड़ रुपया अगर बच जाता है और इस पे कांग्रेस आपत्ति करती है, सपा आपत्ति करती है, तो इनको देशद्रोही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ठीक है सर। ये कौन सी देश हित में बात करने वाले नेता हैं? ये भ्रष्टाचार को अपनाना, जवाब दे लेते हैं आसिफ जी से। भ्रष्टाचार इनके डीएनए में आ गया है। 1 सेकंड रुकिए महेश। भ्रष्टाचार के अलावा, बलात्कार के अलावा और कुछ इनको सूझता नहीं है। ठीक है सर, आसिफ जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप कह रहे हैं, आप इनको ये नेताजी को आप आईना दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव श्रीमान कांग्रेस को विरोध करके पार्टी पैदा हुई। कांग्रेस के ठीक है महेश जी, लोहिया का जो नाम लेते हो, लोहिया पानी पी पी के गाली देते थे कांग्रेस को। ठीक है महेश जी, उस पार्टी के लोग हो आप। अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर जमीन बात आ गई, बात आ गई ठीक है महेश जी, ठीक है। चंचल जी रुक जाइए 1 सेकंड प्लीज, आसिफ जी बात रखिए। देखिए किस तरीके से भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे बलात्कारियों की। गुजरात सरकार ने बरी किया, उनको रिलीज दिया, जेल से बाहर निकाला और इनके एमएलओ ने मालाएं डाली और कहा ये संस्कारी लोग हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी मानसिकता है, इसको तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हाथरस के अंदर बच्ची का बलात्कार होता है, भारतीय जनता पार्टी के हाथरस के एमपी जेल में मिलने जाते हैं। कौन सी शिष्टाचार मुलाकात थी? किस तरीके से कुलदीप सेंगेर के ऊपर बलात्कार का मुकदमा फाइल नहीं करती उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? जब बेटी के अपने पिता को जेल के अंदर मार दिया जाता है, तब जाके उसकी सीबीआई इंक्वायरी होती है। सीबीआई इंक्वायरी के तहत नहीं, सुन लो जरा आराम से, मैं सुन रहा था आपको। मिर्ची मत लगाओ अपने, मैं आपके बलात्कारियों के नाम गिरा रहा हूँ। किस तरीके से सरकार ने सपोर्ट किया उनको, आप बलात्कारियों मैं बता रहा हूँ ना। किस तरीके से बचाने के लिए पूरी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लगी रही, सीबीआई के ताल्लुक रखता है। ठीक है सर, अब ये लिस्ट में प्लीज ये लिस्ट मत निकालिए। ठीक है सर, हत्या कर दी, दो लोगों को चढ़ा के मार दिया, दलितों की दलित ठीक है सर, ठीक है ठीक है। इज्जत लूटी गई। गायत्री महेश जी उन्हें बोल तो लेने दीजिए। महेश जी नजर आ रही है, किस तरीके से बीच में बोल रहे हैं, आसिफ जी, आराम से महेश जी आसिफ जी को सुन लेते हैं पहले। आ रही हूँ आपके पास,
आसिफ जी, मैं मिर्ची नहीं फेंक रहा, आपके ऊपर उछल जा रहे हैं। आसिफ जी, यूसीसी के बारे में बात करते हैं ना, कंस्ट्रक्टिव रहेगा। मैं यूसीसी पे बोलता रहा हूँ अभी, वो बोल नहीं सकते ना, आप सुन ही नहीं रहे, फिर मिर्ची लग गई। महेश जी बोलने दीजिए, सुनिए आप जरा। हाँ, आसिफ जी बोलिए। बोलो, उसी पे बोलो। उत्तराखंड गवर्नमेंट लेके आई, उन्होंने कहा आदिवासी बाहर रहेंगे, यही था ना बिल आपका? तो कैसा बिल है ये? देश के प्रधानमंत्री अब चैलेंज कर आ गए, अब निकल, या तो देश के प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोल रहे हैं, क्या होता? जो आप ड्राफ्ट लेके आए वो अपना झूठा ड्राफ्ट है। आप लाल किले से कुछ और बोलते हैं, आप ड्राफ्ट कुछ और देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो ये मैं कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से आग लगाते हैं, बोलते हैं कि आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, ये जहरीले बयान कौन देता है? मुसलमान के नाम पे हिंदुओं के अपमान करोगे? ठीक है सर, ठीक है सर, एक बार चंचल जी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं सर। प्रधानमंत्री की भाषा, ठीक है आसिफ जी, ठीक है आसिफ जी, देश के प्रधानमंत्री की भाषा होती है, ठीक है आसिफ देश को लेकर साथ चले, संविधान चंचल जी अपनी प्रतिक्रिया, एक समुदाय की बात ना करे, पूरे देश की बात करे, संविधान की कसम ली है। आप लोगों ने संविधान की कसम ली है, आरएसएस से आए हुए लोग। ठीक है सर, वक्त की कमी है चंचल जी, सर वक्त की कमी है सर, टाइम नहीं है सर। चंचल जी 10 सेकंड, आसिफ जी, महेश जी प्लीज, आसिफ जी, महेश जी प्लीज, चंचल जी बोली 10 सेकंड। देखिए मोनिका जी, इन लोगों ने बस केवल और केवल भ्रमित करना है, कुछ भी काम नहीं करना है। मैंने जिक्र किया स्पष्ट तरीके से, अभी ये गुमराह कर रहे थे, इन्होंने जिक्र किया कि जो है मुसलमानों के जो है रजिस्ट्रेशन की बात, शादी की बात कर रहे थे। आप मुझे बताओ, हिंदू जो रीति रिवाज से शादी होती है, जब वो रजिस्टर्ड होती है तभी वो मान्यता प्राप्त मिलती है। अगर हम कहीं का सर्टिफिकेट लगाते हैं, उसके बाद जाकर के हमें कहीं पासपोर्ट हो चाहे कुछ भी हो, वो तभी मान्यता होती है। जब मुसलमान के हिंदू हो तो उसमें तो आपको है ही है। इसके अलावा जो हाईकोर्ट ने, भैया हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है, अरे सुन लो भाई, सुन लो भाई, मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। पासपोर्ट में स्पाउस नहीं डाल सकते हैं कोई मुसलमान। अभी संस्कार की बात, अभी संस्कार की बात करें, सुन लो भाई, मुसलमानों को भड़काओ मत। अरे भड़काने वाले आप लोग हो, सुन लो। पहली बात तो ये श्रद्धेय नेताजी तक पहुंच जाते हैं, कम से कम उनका नाम सम्मान से लो। ये संस्कार आपके बीजेपी में पार्टी का है, कम से कम सम्मान से बड़े लोगों का नाम लेना सीखो। पहले वर्मा जी सुन लो, मेरी बात सुन लो, पहली बात सुन लो ना, पहले सुन लो भाई, बात तो आ जाने दो हमारी। और वर्मा जी सबको अज्ञानी अज्ञानी बोल रहे हो, तो गीता में कहा जाता है अपने आप कह देना होता अपने बड़ा समान, तो इसलिए इतना अहंकार मत रहो। इसलिए वो समय भी हम कोई अहंकार नहीं, अरे मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करते हो, चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कीमती राय रखने के लिए। जनता तक आप सभी का मैसेज पहुंच गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।